Good morning, students. Today's topic is Debye model of specific heat. स्पेसिफिक हीट को इससे पहले हम ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ की हेल्प से स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के आउटकम में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गई थी। ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड इज आइडेंटिकल एंड दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। उस और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 3R निकल के आई थी, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच कर रहा था, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर ड्यूलोंग पेटिट लॉ का आउटकम एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो इसके बाद जब इस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव किया गया आइंस्टीन के द्वारा, तो आइंस्टीन के आउटकम में भी कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गई। यानी कि आइंस्टीन के आउटकम जो निकल के आए थे, जब आइंस्टीन ने उनको एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच किया, तो आइंस्टीन का फैक्ट भी लो टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच नहीं कर पाया था। तो यानी कि आइंस्टीन के आउटकम में भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गई थी। इसके बाद जो आइंस्टीन की डिस्क्रिपेंसीज थी उनको रिमूव किया गया 1912 के अंदर पीटर डिबाय नाम के साइंटिस्ट ने। और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने एक वेरिएशन को स्टडी किया, और जो वेरिएशन था वो किस किस के बीच में था, टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के बीच में था। और जो उन्होंने वेरिएशंस को एक्सप्लेन किया था वो वेरिएशन कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था। मींस 1912 के अंदर पीटर डिबाय ने वेरिएशन को एक्सप्लेन किया, जो वेरिएशन किसके बीच में था, टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बीच में था। और वो वेरिएशन कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था। तो वो अजम्पशंस क्या बन गई, डिबाय अप्रोक्सीमेशंस बन गई थी। और वो अजम्पशन क्या थी, सबसे पहले हमें उन्हीं को स्टडी करना होगा। इसके बाद हम डिबाय के आउटकम को निकालेंगे और फिर उसको मैचअप करेंगे एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ। तो स्टूडेंट्स, डिबाय ने जो आउटकम निकालने की कोशिश की, उन आउटकम्स में सबसे पहले जो फर्स्ट अजम्पशंस को यूज किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या माना, जो सॉलिड है, हर एक सॉलिड कैसा बिहेव कर रहा है वो आइसोट्रोपिक कॉन्टिन्यूम का बिहेव कर रहा है। यानी कि आइसोट्रोपिक का मीनिंग हम जानते हैं, आइसोट्रोपिक मीन्स आइडेंटिकल वैल्यू। और ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूम। यानी कि आइसोट्रोपिक कॉन्टिन्यूम का मीनिंग क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी सॉलिड के अंदर, हर जगह पर सेम होंगी, वो क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट टू द ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम, ये भी बोल सकते हैं हम। या हम ये समझाएं कि सॉलिड के अंदर कहीं पर भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, हर जगह पर फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। इसका मतलब ये है। तो उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मान ली, सॉलिड बिहेव्स लाइक एन आइसोट्रोपिक कॉन्टिन्यूम। सेकेंड जो प्रॉपर्टी उन्होंने मानी, अब इस सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, एटम इन सॉलिड बिहेव लाइक एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मीनिंग आप जानते हैं, हर एटम अपने मेन पोजीशंस के ऊपर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, या ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, या ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो हमारा एटम कैसा बिहेव करेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो जो सेकंड अजम्पशन मान के वो चले हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉलिड के अंदर सॉलिड के हर एक एटम बिहेव लाइक एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके बाद जो ये थर्ड अजम्पशन है, इस थर्ड अजम्पशन के ऊपर आइंस्टीन गलती कर चुके थे, जिसकी वजह से आइंस्टीन की थ्योरी फेल हुई थी।
तो हमें इस थर्ड अजम्पशंस को ध्यान से समझना होगा। थर्ड अजम्पशंस के अंदर क्या मान के चले हैं डिवाइड, एटम इन ए क्रिस्टल और सॉलिड आर बिहेव्स लाइक एज ए कपल्ड ऑसिलेटर, यानी कि सॉलिड या क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या है, कपल्ड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ वो कपल्ड हैं, यानी कि वो फ्री नहीं है, आजाद नहीं है। आइंस्टीन क्या मान चुके थे, एटम इन ए क्रिस्टल बिहेव्स लाइक एज ए इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर का मतलब वो क्या मान चुके, यानी कि एक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरे ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करेगी, यानी कि वो क्या नहीं है, कपल्ड नहीं है। तो तभी तो, यानी कि एक दूसरे के साथ बंधे होंगे तो एक एटम की फ्रीक्वेंसी दूसरे एटम की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगी, यानी कि एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का अफेक्ट दूसरे पे आएगा, दूसरे की फ्रीक्वेंसी का अफेक्ट फर्स्ट पे आएगा। तो आइंस्टीन ये गलती कर चुके थे, जो क्या मान के चल पड़े, क्रिस्टल के अंदर या सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर हैं, यानी कि वो स्वतंत्र हैं, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अब ये जो मान के चले, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर, देखिए मैं आपको ये समझा दूं। जैसे मेरे जो एटम्स हैं क्रिस्टल के अंदर या सॉलिड के अंदर, वो आपस में ऐसे बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे बंधे हुए हैं, किसके साथ, किसी ऐसे स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं वो, यानी कि दे बिहेव लाइक एज ए कपल्ड ऑसिलेटर, ऐसे आपस में ये एटम्स बंधे हुए हैं, ऐसे ये एटम ऐसे आपस में कपल्ड हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग आने वाला है, और जो मीनिंग है उसको अगर हम समझ गए तो हम ये डिवाइन मॉडल को समझ जाएंगे। तो आइंस्टीन यहीं पर गलती कर चुका था, जो ये बाद में आइंस्टीन समझ चुका था कि मैंने यहाँ पर गलती की है, क्योंकि सॉलिड के अंदर हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एटम आपस में वेरी क्लोज टुगेदर होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, इसकी वजह से एक एटम की फ्रीक्वेंसी का अफेक्ट दूसरे पे आता ही आता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। इसके बाद आइंस्टीन ने एक और चीज क्या मानी थी, ये जो मैं फोर्थ अजम्पशन है वो क्या, उन्होंने एटम का जो ये वाइब्रेशनल मोशन है, मीन जो एटम वाइब्रेट कर रहा है, वो क्या लेके चले थे, सिंगल एटम का लेके चले थे। लेकिन डिबाय ने कहा था नहीं, मैं यहाँ पर अगर एटम्स क्या है, कपल्ड हैं, तो हमें क्या लेना, वाइब्रेशनल मोशन किसका लेना पड़ेगा, क्रिस्टल एज ए होल का लेना पड़ेगा, यानी कि क्रिस्टल के अंदर जितने भी एटम हैं उन एटम की वाइब्रेशन को हमें एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा, रेदर देन द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ ए सिंगल एटम। थ्योरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है वो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है, और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन को स्टडी करने के लिए हमने इस अप्रोक्सीमेशन में से एक वर्ड को स्टडी किया, जो क्या है, वाइब्रेशनल मोड्स। वाइब्रेशनल मोड्स किसके अंदर बनते हैं स्टूडेंट, एक स्टैंडिंग वेव के अंदर जनरेट करते हैं, यानी कि हमारे सॉलिड के अंदर इलास्टिक वेव्स जनरेट होंगी, यानी स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होंगी। और स्टैंडिंग वेव्स कितने टाइप की बन सकती हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर पार्टिकल टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, और ट्रांसवर्स के अंदर अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। अगर हमें इस अप्रोक्सीमेशन को समझना है तो सबसे पहले देखिए हमने इसकी थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ देखा, और थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या कह रही है, जो ये सॉलिड या क्रिस्टल के एटम हैं वो फ्री नहीं हैं, वो क्या है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, यानी कि कपल्ड हैं। अब वो सारे के सारे एटम जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, यानी कि सारे के सारे अगर ऐसे वाइब्रेट किए तो ऐसे की ऐसे वेव जनरेट होगी,
अगर वो ऐसे वाइब्रेट किए तो ऐसे ही वेव जनरेट होगी, यानी ऐसे और ऐसे जो वेव जनरेट हो रही है वो क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी। और सुपर इम्पोज करने से क्या बनती है, एक स्टैंडिंग वेव बनती है। अब वो स्टैंडिंग वेव के अंदर कितने नंबर ऑफ मोड्स हैं, हमें उनको स्टडी करना है। कितने तरीके से वो स्टैंडिंग वेव बन सकती है, उस चीज को स्टडी करने के लिए देखिए हमने एक एग्जांपल लिया स्ट्रिंग का। और स्ट्रिंग के दोनों एंड यानी कि रस्सी ले लो आप, एक रस्सी को इधर से कोई आदमी पकड़ लेगा, इस एंड को इधर से पकड़ ले, या मैं ये कहूं स्ट्रिंग के इस रस्सी के इस एंड को यहां पर हम फिक्स कर दें और इस एंड के ऊपर फिक्स कर दें। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्ट्रिंग का। इस स्ट्रिंग के मैंने इस एंड को यहां पर फिक्स कर दिया है और इस एंड को मैंने यहां पर फिक्स कर दिया है, यानी कि क्या कर दिया है, जो इस एंड के पार्टिकल्स हैं वो क्या नहीं करेंगे, वाइब्रेट्स नहीं करेंगे। तो ये वाला पार्टिकल किसका काम करेगा, यहां पर एक नोड का काम करेगा। और यानी कि ये वाला यहां पर जो पार्टिकल है इस स्ट्रिंग का वो भी वाइब्रेट नहीं करेगा, वो किसका काम करेगा, यानी वो भी किसका काम करेगा, नोड का काम करेगा। अब हमने इस स्ट्रिंग को मिडल पॉइंट में से क्या किया, पिक किया और इसको हमने क्या किया, इसको यहां से स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद यानी कि ये जो मिडल वाला पार्टिकल है उसको मैंने यहां से डिस्प्लेस कर दिया और यहां तक डिस्प्लेस किया। इसके बाद मैंने इस पार्टिकल को यहां से रिलीज कर दिया। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, यानी कि मैंने इस पार्टिकल को यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेस किया है। बाकी सारे के सारे पार्टिकल क्या इक्वल डिस्प्लेस होंगे, नहीं होंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। यानी कि रिलीज करते ही वो स्ट्रिंग क्या करेगी, ऐसे वाइब्रेट करेगी, नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगी, यानी पार्टिकल उसके अप मूव करेंगे, फिर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो मैंने सबसे पहला तरीका देखा, ऐसा करने से जो इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई है, स्टैंडिंग का मतलब एक खड़ी हुई वेव, रुकी हुई वेव जो आगे नहीं चल रही है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी को, पार्टिकल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहे, यानी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला तरीका हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं सबसे इजीएस्ट वे क्या है, यानी कि हमारे पास हमने पार्टिकल को यहां तक रिलीज किया ना, यानी यहां से ऐसे ऐसे, ये सबसे इजीएस्ट। इसके बाद पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, यानी कि यहां पर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से जब हमने ये स्टडी किया तो ये कुछ इस टाइप की हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनी, यानी कि इसमें बीच में कहीं पर भी नोड नहीं है। यहां पर जो नोड्स हैं वो कहां पर हैं, ओनली एंड पॉइंट के ऊपर है। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्या बनी है, स्टैंडिंग वेव बनी है। और इस स्टैंडिंग वेव के अब हम क्या देखना चाहते हैं, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या जितने भी स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे, यानी कि जितने भी वेव्स बनेंगे, तरीके बनेंगे, जितने तरीकों से यहाँ पर वेव बनेंगी, क्या उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या डिफरेंट होगी, क्योंकि आइंस्टाइन तो क्या मान चुके थे, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। यहां पर देखिए, तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो एक वेव बनी है, इस वेव की तुम फ्रीक्वेंसी जानते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं लेंगे, किसकी लेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव लेंगे, यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्डा। अब देखिए यहां पर मैं इस वेलोसिटी की बात करूं, अगर इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ सपोज करो, एक यूनिट मास यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, इसमें m है, और इस टाइम के ऊपर, इस स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन है, t टेंशन है। तो इस वेव की वेलोसिटी ऑन दैट स्ट्रिंग कितनी आती है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि ये v कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू t अपॉन m, ये आएगी। तो यहां पर अगर मैं ये पुट कर दूं तो ये क्या बन गई, 1 अपॉन लैम्डा
इंटू टी अपॉन एम, ये बन गई। अब इस लैम्डा की बात करते हैं। लैम्डा क्या चीज है, आपने स्टडी किया होगा, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। यानी कि ये वाला डिस्टेंस, दो नोड के बीच का डिस्टेंस वो कितना होता है स्ट्रिंग के केस में, लैम्डा बाई 2। ये हमें याद करना होगा, ये मैं बता चुका हूं स्ट्रिंग के केस में भी। इसका मतलब ये जो लैम्डा बाई 2 है ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, ये इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है। ये बात याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, दो नोड के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए, तो कंडीशन क्या आ गई, ये जो लैम्डा बाई 2 है ये किसके बराबर हो गया, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर एल इसकी लेंथ है। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 2L आ गई। तो यहां से फ्रीक्वेंसी इस केस में जो हमारे पास पहला वे बना है, इस पहले वे को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल मोड भी बोल सकते हैं। तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, दैट कम्स आउट टू बी, यहां पर ये पुट करें तो 1/2L इंटू अंडरूट ऑफ टी अपॉन एम, इसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। ये तो पहला केस है। अगर स्टूडेंट देखिए, मैं अब क्या कह रहा हूं, अगर इसका बीच का पार्टिकल भी फिक्स हो गया, यानी कि किसके बीच में नोड बनता है, तो यहां पर देखिए इस केस में क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर ये स्ट्रिंग है ऐसे, और इसमें ये बीच में क्या बन रहा है, एक तो यहां पर ये नोड है, एक ये नोड है, और बीच में ये भी नोड बन रहा है। तो इसमें ये तो फिक्स कर दिया मैंने स्ट्रिंग का एंड, ये वाला भी एंड फिक्स कर दिया, ये मेरे पास नोड बन गया, ये मेरे पास नोड बन चुका, ये मेरे पास नोड बन चुका, और बीच में इसके अंदर नोड बन रहा है, ये भी नोड बन रहा है। तो इस केस में कैसे स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी, इस केस में देखिए ऐसे और ऐसे, यही तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी, ऐसे जनरेट होगी। और इस केस में सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में क्या आएगा, इस वेव की फ्रीक्वेंसी निकालोगे यही आएगी, लेकिन जो ये लैम्डा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इस केस में हमने क्या कहा था, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई 2। तो यहां पर तो ये दो नोड बन गए, इन दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। इस नोड से इस नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। तो टोटल कितना लैम्डा, कितना डिस्टेंस हो गया, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा, यानी कि यहां पर ये 2 लैम्डा बाई 2 किसके बराबर हो गया, यहां पर ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, अगर ये देखते हैं हम, लैम्डा की वैल्यू यहां से आएगी 2L अपॉन 2, यही तो आएगी 2, इसको इधर लेगा, मैं काट नहीं रहा, यहाँ पे एक आपको चीज समझाना चाहता हूं। तो फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी बन गई, देखिए फ्रीक्वेंसी इस केस में मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये दो नोड का केस बना है, तो फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी बनी है, ये सेकंड दो, जहां पर दो मोड बने हैं, दो मोड बने हैं ये, तो कितनी फ्रीक्वेंसी बन गई यहां पर ये लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे यहां पर, तो ये 2L तो नीचे आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 2/2L अंडरूट टी अपॉन एम। ये फ्रीक्वेंसी, यार ये फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, देखिए यहां पर इस फ्रीक्वेंसी में यहां पर 1 है, इस फ्रीक्वेंसी में यहां पर 2 है। 1 मोड की फ्रीक्वेंसी ये है और 2 मोड की फ्रीक्वेंसी ये है, इसका मतलब 2 मोड की फ्रीक्वेंसी जो है ना F2, इसका क्या है, डबल है। एक कंडीशन या ये देखी है हमने, इसका मतलब पहला हार्मोनिक्स फंडामेंटल मोड ये बन सकता है, दूसरा ये बनेगा, तरीका ये भी हो सकता है। तीसरा तरीका नंबर ऑफ मोड्स क्या हो सकता है, देखिए अगर इसके बीच में n मोड, n की बात बाद में करेंगे, अभी हमने बीच में एक नोड बना था, अब मैं कह रहा हूं बीच में दो नोड्स बन गए, एक ये नोड्स बन गया, एक ये नोड्स बन गया, ये नोड स्ट्रिंग का, ये नोड स्ट्रिंग का तो फिक्स है,
यहाँ पे ये इसको समझने के लिए देखें तो इसमें कितने बनेंगे तरीके, एक ऐसे बनेगा, ये बन गए, ये स्टैंडिंग वेव बन गई। लेकिन ओनली डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर ये लैम्डा का, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, यहां पर लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 2, और 3 लैम्डा बाई 2 किसके इक्विवेलेंट हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2L/3। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, इस केस में फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई F3 इज इक्वल टू, ओनली डिफरेंस क्या आएगा ये बता रहा हूं मैं, यहाँ पे 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ गया 2L√T/m, ये आ जाएगा। यही तो आता चलेगा हमारे पास। देखिए अब अगर आप डिफरेंस को समझना चाह रहे हैं तो यहां पर अगर मैं n मोड्स बन रहे हैं, n मोड ऑफ वाइब्रेशंस बन रहे हैं, तो देखिए यहां पर पहली में फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, अप टू ऐसे चलते जाएंगे हमारे पास कितने F2। यहां पर देखिए ये मेरे पास 1 बना, इस केस में जब क्या थे नोड्स 2 थे, इस केस में नोड्स 3 बन गए थे, एंड अगले में कितने लिए हमने नोड्स 4 लिए, लेकिन ये मोड ऑफ वाइब्रेशंस कितनी बनी है 3, 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, एंड सो ऑन सो फॉर बनती चलेंगे। तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस बनेंगी और उन सब की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने एक चीज को समझ लिया है, जो ये मोड ऑफ वाइब्रेशंस बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे, यहां पर ये कहना चाह रहा है डिवाइड टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स बनेंगे, उनकी वैल्यू फिक्स होगी और वो कितनी होगी 3n होगी। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैं जो आपको बात समझा दूं इसको शॉर्ट में, अब तो मैं क्या लिख दूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 3n, मैं ये लिखने वाला हूं। अब क्या आप टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस को एकदम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते कभी भी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कम से कम मोड ऑफ वाइब्रेशंस देखना पड़ेगा, यानी कि एक यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, यानी कि मैं एक रेंज को बढ़ाऊंगा, आप एकदम से मैक्सिमम कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले हम कम से कम देखेंगे, यानी कि हम एक यूनिट फ्रीक्वेंसी लेंगे, यूनिट फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस बन रहे हैं, इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाऊंगा और फिर देख रहा हूं कितने मोड ऑफ जैसे आपने अगर थ्रेड को लिया हो, अगर वाइब्रेटिंग वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपने देखा हो तो उसमें लूप्स की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमने एक यूनिट फ्रीक्वेंसी के अंदर, यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को स्टडी किया, इसके बाद मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा, और थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो हमने क्या देखा, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, पहले मैं यूनिट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, यूनिट फ्रीक्वेंसी यानी कि एक यूनिट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, उसकी मतलब यूनिट फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस बन रही हैं। इसके बाद मैं जैसे सपोज करो अगर मैं ये मोड ऑफ वाइब्रेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, अगर मैं यहां से बढ़ाऊं, इस 1 को न्यू कह रहा हूं मैं, यहां पे यहां ध्यान रखना, अब मैं म्यू से कितना बढ़ा दूं, म्यू प्लस डी न्यू बढ़ा दूं, ठीक है। इसका मतलब मैंने किस में चेक कर लिया, डी न्यू फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने मोड ऑफ वाइब्रेशंस बन गए। अगर मैं कह दूं 1 के अंदर सपोज करो Z बने, अब इनकी वैल्यू बताऊंगा कितने बनेंगे, इसको डिनोट कर रहा हूं। इसके बाद इसके अंदर कितने बन जाएंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, म्यू फ्रीक्वेंसी के बन रहे हैं तो Z न्यू से कर दूंगा, यही तो बनेंगे इस फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब मैं कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कितने बनेंगे, टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0 से लेकर एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक, उस फ्रीक्वेंसी के बाद मोड ऑफ वाइब्रेशन बनना बंद हो जाएंगे। तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिबाई फ्रीक्वेंसी।
जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। यानी कि इस रेंज, इसमें जितने भी नंबर, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जितने मोड ऑफ वाइब्रेशंस बनेंगे, मैं उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा इस रेंज के अंदर, और इनकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 3, यानी कि दैट इज इक्वल टू टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस।